हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स विजडम अकेडमी। अभी तक हम केवीएस पीजीटी फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट नंबर 3 और यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन नंबर 103 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। In question number 103, a convex mirror of power 5D has an object of length 2 cm placed perpendicular to principal axis at a distance of 20 cm from the mirror. If D is the distance between object and image formed and L is the length of the image formed, then आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन D इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, L की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर, D 10 सेंटीमीटर, L 1 सेंटीमीटर, D 30 सेंटीमीटर, L 0.5 सेंटीमीटर, D 30 सेंटीमीटर एंड L 1 सेंटीमीटर। Here D is the distance between the object and the image, यानी जहां पर आपकी ऑब्जेक्ट और जहां पर आपकी इमेज है उसके बीच का डिस्टेंस। अगर मैं बोलूं इस तरह से आपका जो है मिरर बनता है कॉन्वेक्स, तो अगर यहाँ पे कहीं आपका ऑब्जेक्ट है और सपोज इस जगह आपकी जो है इमेज बन रही है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको D बोला गया है और इसकी जो हाइट है उसको L कहा गया है। हमें यही फाइंड आउट करना है कि ये L और D कितना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। तो क्वेश्चन में पावर गिवन है, पावर P। तो अगर हम पावर की बात करें तो पावर हमें गिवन है 5D। अब ये पॉजिटिव आएगी क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो पावर होती है वो आपकी पॉजिटिव आती है। इसके बाद अगर हम फोकल लेंथ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 विच इज इक्वल टू 0.20 मीटर और सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपकी आ गई है प्लस 20 सेंटीमीटर और यू जो है वो आपको यहां पर दे रखा है क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यू जो है 20 है तो नेगेटिव में आ जाएगा। अब हम मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। निकालना है हमें v है तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यूज अगर हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/20 और ये जो नेगेटिव है इस वाले नेगेटिव से ये वाला नेगेटिव कंबाइन हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। देन वी गेट 1/20। 1/v इज इक्वल टू 2/20 कैंसल 10। सो v की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। v विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब v हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर, बट ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा है ये देखो, ये 20 सेंटीमीटर इतना हो गया और 10 सेंटीमीटर इतना हो गया, तो टोटल कितना हुआ 30। तो D आपका आ रहा है 30 सेंटीमीटर है, तो ये लास्ट में 3 और 4 में आ रहा है। तो L और निकालना है, L यानी कि हाइट ऑफ इमेज। तो बेसिकली ये होती है आपकी V/U नेगेटिव इंटू H, where H is the height of object. So this will be equal to -10 divided by -20 into 2। तो 0 से 0 कैंसल, 2 से 2, ये 1 आ गया, माइनस से माइनस भी। तो आपका जो आंसर आया 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कौन सा है 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको ये करना होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 104। 3 objects, 2 with mass x and 1 with mass y, can be arranged in any of the 4 configurations shown in figure। फिगर आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। इसमें आपको 4 फिगर्स दे रखी हैं A, B, C and D। Which one of the following statement correctly gives the rank of configuration according to the magnitude of gravitational force any in on ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, यानी कि हमें ग्रेटेस्ट से लीस्ट तक बताना है कि कौन सा जो है इसमें कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। तो इसको सोल्व करने का कोई आपको ज्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसका ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। An astronaut does some repair work outside of his space station.
he unknowingly leaves one of his tools outside the spaceship, assuming the orbit of spaceship a circular one. The tool will, option given है, fall back into the spaceship. Option 2, fly off tangentially into space. Option 3, continue orbiting but at reduced speed. Fourth, continue orbiting with spaceship. एक स्पेसशिप है जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब ये जब अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो यहां से एक टूल यानी कि कोई भी एक जो है आपका ऑब्जेक्ट जो है बाहर फेंका जाता है, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट आपका बाहर फेंका जाता है तो ध्यान रखना कि इसकी स्पीड जो है इनिशियली उतनी होगी जितनी स्पेसशिप की होगी। अब आप ये सोचोगे ये तो टेंजेंशियल जाना चाहिए, सीधा नहीं, क्योंकि स्पेसशिप ग्रेविटेशनल फील्ड में रिवॉल्व कर रहा है और जब वो टूल बाहर आया तो वो भी ग्रेविटेशनल फील्ड में था, तो इसीलिए यहां पर टूल जो है स्पेसशिप के साथ मूव करता रहेगा क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड में नहीं है। और मूव भी इसलिए करता रहेगा क्योंकि टूल को जो स्पीड मिली होगी वो स्पेसशिप की मिली है, तो स्पेसशिप के साथ साथ वो क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। हाँ, वो अलग मूव कर रहा है वो अलग बात है, बट उसी रेडियस में वो जो है मूव करता रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, कंटिन्यू ऑर्बिटिंग विद द स्पेसशिप, इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 106. A satellite orbiting at an altitude of 1 Earth's radius above the surface of Earth, how much energy is required to transfer the satellite to another orbit which is at an altitude of 3 Earth's radius above the surface of Earth? Also, what are the changes in satellites' potential energy and kinetic energy? We have given mass of satellite, acceleration due to gravity on the surface of Earth, radius of Earth. देखिए ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा। अगर आप इसको पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा और सोल्व करने में और भी ज्यादा टाइम लगेगा, तो इन क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है। इन क्वेश्चन के लिए हमें ट्रिक यूज करनी है। देखिए हमें पता है कि जो एनर्जी होती है ग्रेविटेशन फील्ड में, जो एक सैटेलाइट होता है उसकी जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आपकी नेगेटिव होती है टोटल एनर्जी की, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपकी होती है ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि किस ऑप्शन में जो है आपका नेगेटिव आ रहा है। यानी अगर देखो, अगर आप देखोगे इन सब में जो ऑप्शन में जो टोटल एनर्जी है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी नेगेटिव होनी चाहिए, और सिर्फ एक ऑप्शन में ही जो है आपकी नेगेटिव जा रही है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में। तो एक ही में आपकी जो है वो नेगेटिव जा रही है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में ही काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, बाकी किसी में आपकी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं है। दूसरा आप ये भी चेक कर लो, वैसे तो यही होना चाहिए ऑप्शन, बट ये भी चेक कर लो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ट्वाइस है टोटल एनर्जी का, तो हाँ बिल्कुल इसमें ट्वाइस भी आ रहा है। तो इसका मतलब इसको आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक यूज करो, इस ट्रिक से ये आपका जो है क्वेश्चन हो जाएगा। तो आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर 2। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 cylindrical copper rods A and B having diameter 0.1 centimeter and 0.05 centimeter respectively are stretched within proportional elastic limit by a 4 into 10 raised to power 3 Newton force. The length of each wire is 2 meter. If the stretch in thinner wire is 2 centimeter and the stretch in thicker wire would be, हमें बताना है कि जो थिकर वायर है उसमें कितना स्ट्रेच हुआ होगा। अब यहां पे 2 वायर है आपकी, वायर ए और वायर बी। सो ये ऑप्शन दे रखे आपको, ऑप्शन नंबर 1 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 0.5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर 4 0.25 सेंटीमीटर। और यहां पर जो है आपको एक वायर दे रखी है ए और एक वायर दे रखी है बी। जो ए का डायमीटर है वो है 0.1 सेंटीमीटर
और इसका दे रखा है 0.05 सेंटीमीटर। एंड फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है, लेंथ भी दोनों की सेम है। और जो थिनर वायर है, आप थिनर वायर आपको पता लग गया होगा, ये आपकी क्या है, ये आपकी थिक है और ये आपकी थिन वायर है। तो थिनर वायर में जो आपका चेंज आ रहा है लेंथ का वो है 2 सेंटीमीटर। इसमें जो है 2 सेंटीमीटर का चेंज आ रहा है। अब इसमें हमें नहीं पता कि कितना चेंज आ रहा है। ओके, हमें एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है कि थिक वाले में कितना है। तो यहां पर हमें पता है जो फोर्स होता है वो दोनों पे सेम लग रहा है और उसकी वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ अब आप सोल्व करने बैठोगे इसकी वैल्यू रखोगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम जो है यंग मॉडुलस का फॉर्मूला यूज करेंगे, F/A डिवाइड बाय डेल्टा L/L। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा F इंटू L डिवाइड बाय डेल्टा L इंटू A। अब देखो ये दोनों में सेम है, तो यंग मॉडुलस जो है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया A इंटू डेल्टा L। ठीक है, अब यंग मॉडुलस भी दोनों का क्या है, सेम है, तो इसलिए हम यहां पे यूज करेंगे A डेल्टा LA इज इक्वल टू A B डेल्टा LB। डेल्टा L की वैल्यू है आपकी जो यहां पर, ये आपका हो जाएगा एरिया और ये आपका हो गया चेंजिंग लेंथ डेल्टा L। तो डेल्टा A की होगी 0.1 इंटू एक्स यहां पर। अब मैं इसको डायरेक्ट डायमीटर को रेडियस में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहा हूं वो अभी मैं बताता हूं आपको। उससे पहले हम एक चीज और कन्वर्ट कर लेते हैं, ये जो है RA² हो जाएगा डेल्टा LA RB पाई RB² डेल्टा LB, पाई से पाई कैंसल आउट, सो डेल्टा LA विल बी इक्वल टू RB डिवाइड बाय RA होल स्क्वायर इंटू डेल्टा LB। अब RB यहां पे देखो सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको डिवाइड 2 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो 0.05 डिवाइड बाय 0.1 स्क्वायर और ये है 2, इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 5/10 होल स्क्वायर इंटू 2। 5 ये होगा 25 डिवाइड बाय कैंसल 4 डिवाइड बाय 2 यानी 1/2 विच इज फर्दर इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। इस क्वेश्चन में आपको मैचिंग दे रखी है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में ब्लैक बॉडी रेडिएशन, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स, प्रेशर इन ए फ्लूइड, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स दे रखा है। लिस्ट 2 में टॉर्सलिस लॉ, पास्कल लॉ, स्टोक्स लॉ, विंड डिस्प्लेसमेंट, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसको जो है आप डायरेक्ट देखते क्वेश्चन से हम सोल्व कर लेंगे। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो लिंक करती है आपकी विंग्स डिस्प्लेसमेंट के, तो ए जो है वो आपका एस से लिंक करेगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो इस पूरे में ऑप्शन में 1 में 2 में 3 में 4 में सिर्फ जो लास्ट वाला है वो एक एस के साथ कर रहा है। ठीक है, मैच कर रहा है, वही एक होता है, बाकी और किसी में नहीं है। तो सिंपली इसका भी जो आंसर है वो 4 आएगा, क्योंकि यहां पे हमें बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर बाकी आप देखोगे, चेक करना चाहो तो कर सकते हो। जो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है वो आपकी लिंक करेगी स्टोक्स लॉ से, प्रेशर इन ए फ्लूइड पास्कल लॉ, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स टॉरिसलिस ने दिया था तो टॉरिसलिस लॉ। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 4। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोल ए गैस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3/2 kT, 3/2 RT थर्ड है, सेकंड है 1/2 kT, फोर्थ है 1/2 RT। के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, लिखा हुआ नहीं है पर लिखा होना चाहिए था, ये के जो है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आर जो है रियल गैस कांस्टेंट है। क्लियरली बताना चाहिए ऐसे केबीएस को कि के जो है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है।
हमें तो पता ही, हम तो पढ़ाते हैं तो हमें तो पता है, बट एक्चुअली स्टूडेंट के लिए भी जो है क्लियर होना चाहिए इस चीज का। इसका जो राइट आंसर है वो 1/2 kBT। हर एक डिग्री के कोरोस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफाइंड है। मीन एवरेज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, वो होती है हमारी हाफ kBT। ठीक है, हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं हाफ kBT। तो ये जो kB होता है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है उसका राइट आंसर है, ये देखते हो जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110 यानी कि 110। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ कैन पॉसिबली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विद टेम्परेचर ओवर स्मॉल टेम्परेचर रेंज। सरफेस टेंशन जो होता है आपका, सरफेस टेंशन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। तो इसमें अगर मैं देखूं, फर्स्ट वाले में टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन बढ़ रहा है, सेकंड वाले में सरफेस टेंशन कांस्टेंट है, कोई इफेक्ट ही नहीं है, थर्ड वाले में डिक्रीज हो रहा है, फोर्थ वाले में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, पढ़ लेते पहले। लेट ए पर्सन हुज सरफेस एरिया इज अबाउट 2 मीटर स्क्वायर इज सिटिंग इन ए रूम एट ए टेम्परेचर 17 डिग्री Celsius. The skin temperature of a person body is 27 degree Celsius and internal temperature is 37 degree Celsius. The Stephen constant is 5.67 into 10 raised to power minus 8. Considering the person's body a perfect radiator, the energy emitted per unit time by the person बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली। देखिए यहां पर स्टीफन्स लॉ जो है वो स्टीफन्स बोल्ट्जमैन जो लॉ है उसको हम यूज करते हैं, और उसमें होता था आपका एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर रेज़ टू पावर 4, फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब यहां पर आपको जो है टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा है तो हमें ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा। अगर इसको हम सोल्व करेंगे, पहले क्या करना पड़ेगा हमें, टेम्परेचर को जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर में, फिर उसका फोर्थ पावर करना पड़ेगा, तो बहुत लंबी कैलकुलेशन बैठ जाएगी और पूरा टाइम ले लेगी। अब इन क्वेश्चन को आपको एक ट्रिक से करना है जो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस हमारा ज्यादा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो है 10 का टेम्परेचर डिफरेंस है, तो इसीलिए हम जो है एक फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे विच इज इक्वल टू सिग्मा ए टी माइनस टी नोट, वेयर टी इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टी नोट इज द रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये जो है आपका टेम्परेचर ऑफ बॉडी दे रखा है, और ये जो है रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। सो यहां पे अगर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो आप ये भी चीज याद रखना, यहां पे आपका कांस्टेंट में 10⁻⁻8 है, तो इसको आपको यूज नहीं करना। ठीक है ना, ये ट्रिक है। -8 जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको आपको यूज नहीं करना। जो मैं तरीका बता रहा हूं आपको वही फॉलो करिए। 5.67, एरिया कितना दे रखा है आपको, एरिया आपको 2 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो ये 2 हो जाएगा, और जो आपका टी है ये 27 - 17, सो 5.67 इंटू 2 इंटू 10। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 56.7 इंटू 2, और यह आएगा आपका 4.311। तो अप्रोक्सीमेटली ये 110 यानी कि 110 के
इक्वल आ जाएगा। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट है। Okay, next question is 112, that is 112. The length of wire is increased by 20% by applying a stress of magnitude 4 into 10 is to 10 Newton per meter square. The young modulus of the material of the wire is, young modulus हमें बताना है, ये ऑप्शन आपको गिवन है 1 into 10 is to power 11, 2 into 10 is to power 11, 1 into 10 is to power 10, 2 into 10 is to power 10. सो बेसिकली हमें बताना है कि इसमें यंग मॉडुलस कितना होगा। अब यहाँ पे डेल्टा एल बाय एल आपको गिवन है 20%। सो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये मिल जाएगा 0.2। स्ट्रेस जो है ये कैसे आया, ये 20/100 जब हम करेंगे तो उसको सोल्व करने पर 0.2 मिलेगा। स्ट्रेस जो है वो 4 into 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यंग मॉडुलस जो होता है वो होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय डेल्टा एल बाय एल। ये हो गया आपका 4 into 10⁻10 डिवाइड बाय 0.2। यहां पे आपका ये हटा तो ये हो गया 11 कैंसल। तो राइट आंसर इज 2 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। Okay, now come to next question. Question number 114. Two vectors P and Q have a maximum and minimum resultant of 10 and 6 unit respectively. P dash has a magnitude 25% less than P and Q dash has a magnitude 100% more than Q. Given है हमारे पास P dash dot Q dash is equal to 0 and P vector plus Q dash vector is equal to R. The magnitude and the direction of R dash vector. R vector देख लेते हैं। तो हमें जो है वेक्टर गिवन है, ठीक है। हमें R वेक्टर जो है और जो P वेक्टर है उन दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम गिवन है। अब मैं थोड़ा बता देता हूं वेक्टर के बारे में कि R जो होता है वो आपका होता है अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और इसको अगर मैक्सिमम करना है, फॉर मैक्सिमम थीटा शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो R आपका हो जाएगा अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab और इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपका a प्लस बी होल स्क्वायर कैंसल, देन इट विल बी इक्वल टू a प्लस बी। ओके, एंड सिमिलरली R फॉर मिनिमम के लिए, फॉर मिनिमम थीटा जो है वो 180 हो जाएगा और इसको जब सोल्व करेंगे तो R आपका आ जाता है a माइनस बी। तो यहां पर a जो है हम p वेक्टर को ले लेते हैं और जो आपका b है उसको हम q वेक्टर मान लेते हैं और फिर हम इसको सोल्व करते हैं। सो अब जो है इस क्वेश्चन में हमारा जो गिवन है p प्लस q इज इक्वल टू 10 एंड p माइनस q इज इक्वल टू आपका दे रखा है 6। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं कैंसल, 2p विल बी इक्वल टू 16 कैंसल, ये हो जाएगा तो 8 आ गया आपका, p की वैल्यू आ गई 8 एंड q जो है वो आपका आ जाएगा 2 यूनिट्स। अब यहां पर जो p डैश वेक्टर है आपका, ये जो p डैश वेक्टर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट हैज ए मैग्नीट्यूड 25% लेस देन p। p से इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, 25% लेस देन है, 25% ऑफ p। तो ये हो गया आपका p माइनस 25 डिवाइड बाय 100, p कैंसल 4 आ गया और इसको जब सोल्व करेंगे तो 3p/4 आ जाएगा आपका। तो p डैश वेक्टर जो आपका है वो है 3p/4। ऐसे ही q डैश जो है वो आपका दे रखा है, इट इज q डैश हैज ए मैग्नीट्यूड 100% मोर है क्योंकि
तो ये हो गया आपका 100% ऑफ Q, तो दिस विल बी इक्वल टू 3Q, सॉरी 2Q। ओके, ये आ जाएगा। अब हम इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। यहां पर हमें P डैश और Q डैश मिल गया। अब एक कंडीशन हमें दे रखी है, P डैश डॉट Q डैश इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट किसी का कब 0 होता है? जब एंगल क्या हो, 90 डिग्री। तो यहां पर जो थीटा है वो आपका कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा आपको पता लग गया 90। और अब इसका पर जो है ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ऑप्शन में मैग्नीट्यूड तीनों में सेम है, तो मैग्नीट्यूड आगे निकालने की हमें जरूरत नहीं है। हमें क्या निकालना है, अब एंगल फाइंड आउट करना है। और एंगल जो होता है वो आपका होता है tan इनवर्स थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स Q डैश डिवाइड बाय P डैश वेक्टर। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Q डैश बाय P डैश। वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4/6 कैंसल, तो tan इनवर्स 2/3। सो राइट ऑप्शन इज 3। वैसे भी tan के टर्म्स में हम निकालते, तो आप अगर नहीं आता तो 3 वाले ऑप्शन को सही कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ही जो है आपका बेसिकली tan आ रखा है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115। A block P of mass 4m is at origin O of x-axis. A string OA equal to L has a mass m is attached to a block P as shown in figure A. Constant force F is applied parallel to x-axis at free end of string. The tension along string varies at a constant rate 0.5 Newton per meter. F is फर्स्ट ऑप्शन है 1.5 न्यूटन, सेकंड है 2 न्यूटन, थर्ड है 2.5, फोर है आपका 3.0 न्यूटन। इस क्वेश्चन में एक्चुअली आपको करना क्या है कि आपको फोर्स निकालना है और डायग्राम आपको गिवन है। तो इसकी एक ट्रिक होती है कि जो आपका ये जो टेंशन है और जो टोटल मास है, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा। तो टोटल मास कितना है आपका 5m, और इसको मल्टीप्लाई किया 0.5 न्यूटन पर मीटर से, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो आपका जो आंसर आएगा 2.5 न्यूटन। दिस इज द ट्रिक। तो राइट आंसर इज 3, 2.5 न्यूटन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 116। इट इज ऑब्जर्व दैट when a water surface is brought under a pressure of 10⁵ Newton per meter square, a volume strain of 5 into 10⁻⁵ is produced. The density of water is 10⁻³ kg per meter cube. The speed of longitudinal wave produced in water is close to, हमें बताना है कि longitudinal waves की स्पीड क्या होगी। ऑप्शन 1 है 2.56 into 10⁻3, ऑप्शन नंबर 2 1.9 into 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन नंबर 3 1.4 into 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 330 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव बताना है। द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज गिवन बाय द फॉर्मूला v इक्वल टू √b बाय रो। यहां पर ये जो b है ये आपका बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस। रो जो है वो है आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब बल्क रो तो गिवन है, पर कैपिटल बी यानी कि बल्क मॉडुलस गिवन नहीं है। तो बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P डिवाइड बाय डेल्टा V बाय B। यहां पे जो P है वो आपको गिवन है 10⁵, और बल्क मॉडुलस जो गिवन है 5 इंटू 10⁻⁵। ये ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो ये बन गया आपका 0.2 इंटू 10⁻10। ठीक है। अब जब हम वैल्यू वहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा √0.2 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाय 10⁻3। यहां से कैंसल आउट, तो पावर आपकी रह जाएगी 0.2 इंटू 10⁻7। फर्दर इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 10⁻6। अब √2 जो है वो उसकी वैल्यू होती है 1.41 इंटू, और ये पावर जब निकलेगा तो 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। कोई सा है ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर 3 1.4 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है।
Now come to next question. Question number 117. Two traveling sinusoidal sound waves have same amplitude, same frequency. They can produce fully destructive interference only if option 1 they travel in same direction and are in the same phase. Option 2 they travel in opposite direction and are in the same phase. Option 3 they travel in opposite direction and are 180 out of phase. Fourth they travel in same direction and are 180 आउट ऑफ फेज। देखिए स्टेशनरी वेव्स तभी प्रोड्यूस हो सकती है जब हमारी दोनों वेव सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हो, बट उनके बीच में जो फेज डिफरेंस हो वो पाई का हो, यानी कि 180 का। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका राइट है। दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एंड आर 180 डिग्री आउट ऑफ द फेज। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। For a simple harmonic motion of a particle, graph between magnitude of acceleration and displacement is, आपको 3 ग्राफ दे रखे स्क्रीन में आपका दिख रहा होगा। ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 दे रखा है। अब मैं आपको बता देता हूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रखा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन इज गिवन बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर x. So this implies that a is directly proportional to x. यानी जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। तो पहला पॉसिबल नहीं है। हाँ, दूसरा पॉसिबल है स्ट्रेट लाइन, थर्ड वाला भी पॉसिबल नहीं है और फोर्थ वाला तो है ही नहीं। साइनोसॉइडल वेव बन ही नहीं सकती इसमें तुम, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में। सो आपका जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो लीनियर ग्राफ है और ये लीनियर ही डिपेंडेंसी होती है आपकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 119। द बॉब ऑफ पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज स्पीड्स इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, a distance 4 centimeter and 6 centimeter from the mean position respectively. The time period of this pendulum is close to 4.2, 8.4, 12.6 and 16.2 सेकेंड। तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3 एंड 4 और यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में जो है स्पीड दे रखी है। अगर हम देखें तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए हमें ओमेगा गिवन नहीं है बट ओमेगा फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, और ए जो है वो भी गिवन नहीं है, एक्स हमें गिवन है और वी गिवन है। अगर यहाँ पे हम 2 इक्वेशन बनाए तो पहली वाली इक्वेशन में जब स्पीड 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो उस केस में डिस्टेंस जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो इस केस में जो है आपका आएगा वेलोसिटी आपकी जो है 3 सेंटीमीटर है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी 4 स्क्वायर होगी, ठीक है। और जो दूसरी इक्वेशन है ये 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन में आपका जो दे रखा है 2 ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर और ये 6 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ओमेगा फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्या निकालना है हमें? ओमेगा। तो हम क्या करते हैं, पहली बात तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर इस वाली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम लिखना चाहे तो इक्वेशन 1 हमारी बन जाएगी, जब ये रूट इधर जाएगा तो ये 9 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। हम जो है इसको नाम दे देते हैं 1 और ये हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 36, इक्वेशन नंबर 2। और दोनों को क्या करते हैं हम सबट्रैक्ट करते हैं। सबट्रैक्ट करने पर आपका एक जो है वो कैंसिल हो जाएगा और एक जो है ऐड हो जाएगा, 1 माइनस 2 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 और यहां जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 16 ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस
36 ओमेगा स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आपका 5 आ गया, माइनस 16 ओमेगा स्क्वायर प्लस 36 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 20 ओमेगा स्क्वायर, कैंसिल हो गया, 4 आ गया, तो ओमेगा स्क्वायर बेसिकली आपका आ गया 1/4। इसको जब उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो 1/2 आ गया। अब यहां पर आप देखो ओमेगा जो है हमें निकालना क्या है, हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो ओमेगा इज गिवन बाय 2π/t। सो ये हो गया 1/2। तो यहां पर ये आ गया t इक्वल टू 2 इंटू 2π विच इज इक्वल टू 4π। और इस 4π की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि पाई की वैल्यू 3 होती है, तो ये किसके क्लोज है, ये 12.6 के क्लोज है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 12.6। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 120। Which of the following quantities can be determined by initial displacement and speed of a particle which is executing simple harmonic motion? A है आपका एम्पलीट्यूड, बी आपका फेज कांस्टेंट, सी आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन दे रखे आपके ए ओनली, बी ओनली, ए एंड बी, एंड फोर्थ ऑप्शन है बी एंड सी। तो जो आपकी इनिशियल कंडीशंस होती है, आपकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल विच इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन में, वो डिटरमाइन की जाती है, ठीक है, कैन बी डिटरमाइन बाय इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो पहला आपका होगा इसमें एम्पलीट्यूड और सेकंड होगा आपका फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट और एम्पलीट्यूड जो होता है वो आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और स्पीड ऑफ द पार्टिकल से डिटरमाइन किया जा सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती। तो इसका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Okay, next question 121. Which one of the following determine the speed of sound waves? First है its intensity, second its wave number और frequency, and fourth आपको दे रखा है the transmitting medium। ठीक है, आपको बताना है फर्स्ट है इंटेंसिटी, सेकंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड वेव नंबर और फोर्थ है ट्रांसमिटिंग मीडियम। तो ये याद रखना कि स्पीड ऑफ साउंड ना तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, ना उसकी इंटेंसिटी पे, ना ही वेव नंबर पे। इट ओनली डिपेंड्स ऑन ट्रांसमिटिंग मीडियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 122। फॉलोइंग इक्वेशन इज गिवन फॉर ए स्टेशनरी वेव्स y इक्वल टू 0.6 sin 2πx cos 5π t. Here all values are written in SI units and symbols have their usual meanings. Match the following list and find the correct answer. लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है आपको, और आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा ठीक है। तो इक्वेशन जो है वो आपकी y इक्वल टू 0.06 यानी एम्पलीट्यूड डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोट्स यानी कि वेवलेंथ हो गया एक तरह से, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द, तो हम दो निकाल लेते हैं, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। तीसरा अपने आप ही ठीक हो जाएगा फिर। तो साइन 2πx cos 5π t। तो यहां पर क्या होगा, जो स्टेशनरी वेव्स की इक्वेशन होती है वो होती है 2a साइन kx cos ओमेगा टी। और अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों से तो हमें मिलेगा 2a इज इक्वल टू 0.06, तो a आपका हो गया 0.03, तो एम्पलीट्यूड आपका आ रहा है 0.03। तो a जो है वो q के साथ मैच करेगा, और a सिर्फ एक में ही, थर्ड में ही q के साथ मैच कर रहा है, आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर आगे भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं आपको फ्रीक्वेंसी का बता देता हूं, ये 5π वाला, कि ओमेगा जो है वो आपका 5π के इक्वल होगा। दिस विल बी इक्वल टू 2π न्यू, 5π कैंसल, 2.5 पाई से पाई कट गया, तो न्यू आ गया आपका 2.5 हर्ट्ज। सो ठीक है, तो जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो सी आर से होगा, सी आर से, और इसमें थर्ड में यही है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, 122 का। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 123। टू चार्जेस ए एंड बी आर लोकेटेड एट पॉइंट्स गिवन है आपको रिस्पेक्टिवली। द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बी ऑन चार्ज ए इज, कुछ पैरामीटर्स आपको गिवन है, ऑप्शन आपको गिवन है। तो यहाँ पे आपको फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो वेक्टर में अगर हम देखेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर कैप। अगर ये ए बी है तो ये हो जाएगा बी ए। ठीक है, जो डायरेक्शन है वो आपकी किस तरफ होगी, बी ए की तरफ, क्योंकि दोनों जो चार्ज आपके सेम मैग्नीट्यूड के, तो रिपेल करेंगे। आर बी ए यूनिट वेक्टर जो है आपका वो होगा आपका आर वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम सबसे पहले आर बी ए वेक्टर निकाल लेते हैं। आर बी ए वेक्टर, सो अगर मैं देखूं यहां पर पोजीशन जो है पहले वाले ओरिजिन पे ये 0 0 है, तो ये तो आर ए वेक्टर माइनस आर बी हो गया। तो इनिशियली वो कहां था, 0 पे, फिर वो पहुंच जाता है बी पर, और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो है -8 आई कैप -6 जे कैप। ठीक है, सो यहां पर ये आपका आ जाएगा 8 आई कैप +6 जे कैप, और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड आपका आएगा, √8² + 6² विच इज इक्वल टू 64 + 36 100, और ये आपका हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 जो है वो आपका मैग्नीट्यूड आ गया। अब ये सेंटीमीटर में आया, ध्यान रखना ये सारी जो है आपको सेंटीमीटर में गिवन है। अब वैल्यूज पुट करते हैं हम, तो आइए देखते हैं हम, ध्यान से देखना बच्चे भाई से। एफ ए बी हम निकाल रहे हैं, तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 9 × 10⁹ ठीक है, ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है। और दोनों चार्ज, एक की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम और एक की है 10 माइक्रोकूलम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10 50, और माइक्रोकूलम को जब कन्वर्ट करेंगे तो -12 आ जाएगा, इनटू जो हमारा वेक्टर है 8 आई कैप +6 जे कैप डिवाइड बाय, ये आपका हो गया 10 स्क्वायर, और इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -4, और इनटू में यहां आ जाएगा 10। सो अब जो है यहां पर हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तो यहां पे ये हो जाएगा 450 × 10⁻³ और ये 10 इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 0.8 आई कैप +6.6 जे कैप। यहाँ पे आपका आ गया 10⁻⁻2 कैंसल, यहाँ 10⁻⁻1 बचेगा, और ये हो गया 0.8 आई कैप +0.6 जे कैप, और एक 0 ये कैंसिल, तो 45 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली 36 आई कैप +27 जे कैप। सो दिस इज द राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इससे मैच कर रहा है। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो आज की क्लास में इतना ही, 123 तक हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम 123 के बाद के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। आप प्लीज इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।